यूपी को का 18 से आज 5 साल हो गया, 6 साल होने को है, कोई सुध नहीं ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके कि उसे पास करा के उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यही तो राजा है, यही तो सरकार है। हमें बेस्ट पुलिस नहीं चाहिए, हमें अपनी पुलिस चाहिए। हमें अच्छा राजा नहीं चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमको अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी बनानी पड़े? पुलिस में रह के वो व्यवस्था आपने दुरुस्त नहीं कर पाए कि पार्टी बनाना पड़ा? जवान नहीं खोल सकते, फिर भी हम नौकरी पे आए हैं। तो हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, हम टूट जाएंगे। मुख्तार अंसारी थी बात, मुख्तार अंसारी ने बड़ी कायदे की बातें बताई थी। क्या बताई थी? कि कैसे अपराधी अंदर आ सकते हैं। तो यानी मुख्तार अंसारी चाहता था अपराध रुके? नहीं, वो चाहता नहीं था कि मेरी हत्या ना हो जाए। मायावती जी को पसंद नहीं आया क्या? आप हटाने के 15 दिन बाद सस्पेंड कर दिया हमको। जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप शासक नहीं। दुरुपयोग कहाँ होता है, लोग असीमित अधिकार गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं। बुंदेलखंड में कोई योजना ऐसी नहीं बन रही जो वहाँ के लाभ के लिए हो। 8-10 हज़ार करोड़ रुपए लगा दिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने में, पूरा भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हो गई। बुंदेलखंड का कोई लाभ तो उससे हो नहीं। इतना ही दबाव होता है तो आप भी ऑफ कर लेते, आप भी दबाव ले लेते। ये मंत्री को या विधायक को या सांसद को कानून के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो काम वो सेवा में रहते हुए हुआ रहता तो सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक नजीर बन जाती दूसरों के लिए। वर्दी में शक्तिशाली दिखने वाली पुलिस क्या अंदर से कमजोर होती है, जो सफेद कुर्ते के आगे घुटने टेक देती है? क्या सियासत में पुलिस कठपुतली की तरह है जिसे सरकार अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करती है? पुलिस महानिर्देशक को क्यों दबाव में काम करना पड़ता है? क्या उत्तर प्रदेश में हो रहे लगातार इनकाउंटर की कीमत पुलिस कर्मियों को चुकानी पड़ेगी? पुलिस की कमियों से लेकर उनके साहसिक कारनामों तक मेरे मन में कई सवाल थे। इसलिए बतकही चौक पर इस बार हमने पुलिस महकमे के पूर्व मुखिया सुलखान सिंह जी को बुलाया और उनसे यही सवाल हमने किए। सुलखान सिंह जी इस पर खुलकर जवाब दिए और आप भी देखिए कि पुलिस और कैसे काम करती है। तो बतकही के नए एपिसोड में आज हमारे जो मेहमान हैं वो पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बतकही में। तो 37 साल के सेवा के बाद अब आप रिटायर हो चुके हैं, कई जिलों के आप कप्तान रहे, उसके बाद पुलिस महकमे के सबसे उच्च कुर्सी पर आप आसीन हुए। आपको क्या लगता है कि उस कुर्सी पे बैठे आप कानून व्यवस्था के लिए वो सब कर पाए जो आपके मन में था, या फिर समझौता करना मजबूरी होती है? जितना समय मुझे मिला तो उसमें मैं अपने हिसाब से लगभग आप कह सकते हैं कि 95% मैं कामयाब रहा। उसमें हमारी बात मुख्यमंत्री जी मानते थे और पूरा उनका समर्थन रहा इसमें। तो उससे डीजीपी की इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाती है अगर मुख्यमंत्री उसको बात सुने। तो मेरे लिए तो ये अच्छा रहा। कार्यकाल कम होने की वजह से जो चीज़ें होती हैं, जो चेंजेस होते हैं, वो स्थायी नहीं हो पाते। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो परिवर्तन कितने स्थायी रहे, लेकिन मैंने काफ़ी परिवर्तन उसमें जो मैं चाहता था एज एसपी में सोचा करता था कैसा होना चाहिए, वो मैं कर पाया इसमें। ऐसे कौन से वो 5% चीज़ अधूरी रह गई जो आप चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया? क्योंकि 95 ही आपने कहा। जी, ऐसा है कि कभी कभी सरकार की भी मजबूरी होती है पोस्टिंग ट्रांसफ़र में कि कुछ एक लोगों को उन्हें अपने हिसाब से करना पड़ता है, कप्तान बनाना पड़ता है, जो डीजीपी नहीं चाहते हैं। अब अधिकार तो सरकार का ही है। सरकार अगर 95% बात मान ले रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो 5% यही कुछ कमी कही जा सकती है। अच्छा, 95% तो सरकार बात मान लेती है, लेकिन ऐसे कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिन पुलिस वाले ही डीजीपी साहब की बात नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नीचे ऊपर भगवान, नीचे हमारे डीजीपी साहब। लेकिन डीजीपी रहते हुए आपने बहुत बार आपने ऐसा कहा कि सीओजी फ़ोन उठाते रहो, थाने में जो जाए फरियादी उनकी बात सुनी जाए, उनको परेशान ना किया जाए। आप जितने दिन डीजीपी थे हम सबसे पहले आप ये बात कहते थे, लेकिन फिर भी वो अनियमितता पाई जाती रही। तो वही देखिए जो मैंने कहा ना कि टाइम कम होने की वजह से वो परिवर्तन स्थायी नहीं हो पाते। अब चूँकि मैं खुद अपना सीओजी फ़ोन डीजीपी उठाता था और बिना जाने मैं ये नहीं देखता था कि नंबर किसका है।
अननोन नंबर से भी मैं कॉल उठाता था, उसके मुझे बहुत सूचनाएँ मिलती थीं। तो इसलिए काफ़ी हद तक लोग हमारे टाइम में फ़ोन अपना उठाते थे, अटेंड करते थे और मेरा शुरू से फ़ोकस इस बात पे था कि पब्लिक की जो कंप्लेंट्स हैं, उनको प्राथमिकता पे अटेंड किया जाए। तो इस पर मुझे काफ़ी कामयाबी मिली और जो मुझे रिटायरमेंट के बाद भी जो फीडबैक मिला इस संबंध में, वो काफ़ी उत्साहवर्धक रहा जो है। नहीं, एक आम तौर पे देखने को मिलता है कि सेवा में रहते हुए जो नहीं कर पाते, सेवा से विस्तार लेने के बाद, सेवा से रिटायर होने के बाद, उसी चीज़ पे सवाल उठाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि उस चीज़ पे सवाल उठा के कहीं न कहीं वो अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि अगर वो काम वो सेवा में रहते हुए हुआ रहता, तो सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक नज़ीर बन जाती दूसरों के लिए। देखिए, मैंने इस पे एक बार लिखा भी था और मैं कई बार अपने इंटरव्यू में भी कह चुका हूँ। ये पुलिस का महकमा जो है, वो एक लंबे समय से सुधार की अपेक्षा में है। यहाँ लोग देखते हैं कि भई ये एसपी है या डीजीपी है, अब इसका टाइम 3 महीना बचा है, तो 3 महीने पहले ही हटो-बचो करने लगते हैं। ये महकमा साधा अन्य महकमों की तरह नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये पुलिस का महकमा, ये राजस्व रेवेन्यू की तरह इस तरह का नहीं महकमा है। तो वो देखते हैं कि भई इनके जाने के बाद तो फिर उसी तरह काम होना है, तो हम अभी से क्यों फँस जाएँ इस मामले में? तो लोग क्या करते हैं कि वो कप्तान का देखते हैं, भाई कब तक रहेगा ये? अगर ये हटने वाला टाइम इसका पूरा हो रहा है तो सोचते हैं भाई थोड़ा-सा सँभाल के करो, ताकि बाद का भी कुछ इंतज़ाम बना रहे। यही नेताजी हमको फिर घेर लेंगे। तो ये आखिर में हुआ करता है अक्सर जो है। और मेरा तो विदाई परेड हो गई थी, तब एक्सटेंशन आदेश आया था, सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं खोया रहा उस दिनों तक। तो उससे भी इफ़ेक्टिवनेस कम होती है चीज़ों को लेकर के। किस तरीके की सुधार की ज़रूरत है जो अस्थायी रूप से बना रहे? स्थायी रूप से बना रहे ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि कोई भी संस्था या राजनीतिक दल पुलिस में सुधार चाहता नहीं है। ऐसा क्यों? वो मिसयूज़ करते हैं पुलिस का, और पुलिस सुधर जाएगी तो मिसयूज़ कैसे करेंगे? ये बड़ी समस्या है। कोई किस्सा? पुलिस का व्यवहार सबसे बड़ी समस्या है। व्यवहार ठीक नहीं पुलिस का। नेता लोग चाहते हैं कि इनका व्यवहार दूसरों के साथ खराब रहे, हमारे साथ अच्छा रहे। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि शिकायतें आती हैं, अखबार में पढ़ा होगा आपने, साहब विधायकों से व्यवहार ठीक नहीं है अधिकारियों का। आजकल तो सर एक नया किस्सा शुरू हो गया है। अलीगढ़ का मामला हो या फिर सीतापुर, लखीमपुर, नेताजी, विधायक जी के भाई, विधायक जी के भतीजे खूब कूटे जा रहे हैं थाने में, और वो लोग भी थपड़िया दे रहे हैं। मैंने थाने में तो नहीं किसी को कूटते हुए देखा। लेकिन सर अभी अलीगढ़ में कुछ दिन पहले हुआ था कि कपड़े फाड़ दिए गए थे, सीतापुर में भी हुआ। नहीं, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा। हाँ। मुझे तो फिलहाल अभी केवल खीरी का ध्यान पड़ रहा है। विधायक को किसी ने पीट दिया था। तो लेकिन ये है ना कि वो लोग चाहते हैं कि पुलिस दूसरों के साथ बदतमीजी करे, हमारे साथ ना करे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कभी भी। जिस तरह की आप में ट्रेनिंग हो जाएगी व्यवहार करने की, आप वैसे ही व्यवहार करेंगे। अपने घर के अंदर भी वैसे व्यवहार करेंगे। मैं पुलिस वालों को हमेशा कहता था कि अगर आप बाहर बदतमीजी करेंगे तो घर में भी बदतमीजी करेंगे आप। आपका करैक्टर खराब हो जाएगा इससे। ये मत करिए। लेकिन पुलिस वाला का जो व्यवहार है ना, वो बहुत गंभीर मामला होता जा रहा है। हाँ, होता जा रहा है। इसी बता रहे हैं। और दिन प्रतिदिन उनका व्यवहार मतलब बद से बदतर होता जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि आज़ादी के बाद से ही ये प्रभाव दिख रहा है। बल्कि मैं तो आपको ये बता दूं कि जब पहली बार 1937 में देसी सरकारें बनी, अंग्रेजी शासन में, मतलब भारतीय सरकारें बनी हमारी अपनी, तभी से पुलिस का दुरुपयोग शुरू किया लोगों ने। हालांकि इसमें व्यवस्था ये की गई थी कि पुलिस गवर्नर के अंडर में थी, मुख्यमंत्री के अंडर में पुलिस नहीं रखी गई थी, जानबूझ के। वो जानते थे कि मिसयूज करेंगे लोग। जो क्या आपको लगता है अभी भी गवर्नर के अधीन कर देना चाहिए? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, ठीक है। फिर मैं तानाशाही की मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। लोकतंत्र जो है वो मैं उसको दिल से सही मानता हूँ। लेकिन जैसे क्या है कि आप पुलिस को जब फ्रीडम दिया जाता है तब और खबरें आती हैं, पुलिस पे जब नकेल कसी जाती है तब महकमे के अंदर से खबर आती है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं,
और जब फ्रीडम दिया जाता है तो जनता और जो जनप्रतिनिधि है वो कहते हैं कि काम नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है, फ्रीडम देना चाहिए या फ्रीडम नहीं देना चाहिए? देखिए, ना तो फ्रीडम देना चाहिए और ना नकेल कसना चाहिए। पुलिस पे जो भी आपको रेगुलेशन करना है, वो आप कानून और नियम बना के करिए। बैक डोर पे पर्दे के पीछे से उल्टा सीधा निर्देश देके पुलिस का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पुलिस पे हस्तक्षेप हो रहा है, तफ्तीश पुलिस कैसे करे, इस पे हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये समस्या है। दुरुपयोग का आपने जिक्र किया, जी। आपका एक 37 साल का लंबा अनुभव रहा, आप सेवा में रहे। आपके नज़र में, आपके जानने में कभी कोई इसका ऐसा कोई कांड, कोई किस्सा? ये तो रोजमर्रा का ही होता है हर तफ्तीश में। और सबसे ज़्यादा जो दुरुपयोग करने की बातें लोग करते हैं, पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो होता है अधिकारियों, नीचे के सबऑर्डिनेट अधिकारियों के पोस्टिंग ट्रांसफ़र में। अच्छा। तो एसपी लेवल पे तो इंस्पेक्टर तक के पोस्टिंग ट्रांसफ़र होते हैं, डीआईजी लेवल पे यही होते हैं, डीआईजी लेवल पे यही होते हैं। तो ये लोग जो हैं अपने मनचाहे लोगों को जिलों में रखना चाहते हैं और इसके लिए पुलिस से दबाव बनाते हैं बैठ करके। इंस्पेक्टर का जैसे एक नियम बना है, पॉलिसी है शासन की, एक जिले में 5 साल इंस्पेक्टर रहेगा, सब इंस्पेक्टर 6 साल रहेगा, हेड कांस्टेबल 12 साल रहेगा और कांस्टेबल 15 साल रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं ये यहीं बना रहे, जिससे ट्यूनिंग अच्छी हो गई है, जिससे वो वहाँ के नाजायज़ कामों में हिस्सेदार बन जाते हैं पुलिस वाले, और वो फिर रूलिंग पार्टी के लोग उनका मिसयूज करते हैं। तो अब वो देखिए मूर्ख तो है नहीं कि आप उनका मिसयूज करें, वो खुद अपने लाभ ना उठाएं, तो वो भी लाभ उठाते हैं, तो फिर अपराध होने लगते हैं इसको लेकर के। आपको एक हालिया उदाहरण आपको देखने को मिला महोबा में, जो एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर के। बाद में पता लगा कि वो ज़्यादातर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो उस उत्पीड़न में शामिल थे, वो घूम फिर के उसी जिले में रहते हैं। अच्छा। हाँ, और वहाँ से तबादला होता है, तो वो एक्चुअली ये व्यापारिक माफिया बन गए हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे गिट्टी और बालू का माफिया है इधर महोबा, हमीरपुर साइड में, वो खनन का पूरा अच्छा तो है। वो वहाँ से अगर हटेंगे तो वहाँ से हट के बांधा जाएंगे, वो कहीं और नहीं जाएंगे। तो कसम खाने के लिए ये भी हो गया कि साहब हमारा तबादला होगा, हमने तबादला कर दिया इनका, करेंगे उसको ही, वहाँ से हटाएंगे, जालौन कर देंगे उसको, ताकि वो क्रिमिनल गैंग पूरा चलता रहे। ये बड़ा गठजोड़ बन गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नोएडा में ही रहना चाहते हैं, जिला में नहीं मानेंगे तो गाजीपुर चले जाएंगे, कप्तान नहीं माना तो हाइडल में चले गए, वहीं पर अथॉरिटी में चले गए, वहाँ से हटना नहीं चाहते। हमने इनको हटाया सबको जो है। जब मैंने हटाया तो मतलब मंत्री लोगों की, विधायक, एक एक आदमी के लिए नोएडा के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो हैं, सीनियर अफसर जो हैं, अरे साहब क्यों हटा रहे हैं? एक इंस्पेक्टर का लोकेशन है, 4-4 इंस्पेक्टर वहाँ तैनात है, कोई हटना नहीं चाहता, जाना सब चाहते हैं वहाँ पर। तो मतलब इतने बड़े पैमाने पे दबाव, बहुत बुरे पैमाने, बहुत बुरा हाल है। आप तो सीओजी भी उठाते थे। मैं सीओजी उठाता था। तो जब आपने तबादले किए मैं तो दबाव मानता भी नहीं था किसी का, मैंने किसी का नहीं माना। मैंने तो ये पॉलिसी बना दी थी कि जिले की तैनाती में वहाँ की गैर जिले की तैनाती भी शामिल की जाएगी। कई घटनाएं इसमें, कई पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो गए, कईयों का मर्डर हुआ इसी चक्कर में। तो मैं तो लिखा पढ़ी में बात डाल रखी है कि किसी भी आदमी को टाइम पूरा होने के बाद जिले में नहीं रखना चाहिए। तो फिर इस पे क्यों नहीं महकमा समझता है, या फिर सरकारें क्यों इस पे अमल नहीं करती? तो ये पॉलिटिकल लोग तो दुरुपयोग कर रहे हैं इनका जो है, तो अमल कौन क्योंकि करेगा? अगर हम खुल के बात करें तो आप योगी जी के समय में रहे डीजीपी, उसके बाद ऐसे तो आपने कहा कि योगी जी 95% बात आपकी सुन लेते थे। पोस्टिंग ट्रांसफर में 95% में भी सुनते थे। हाँ। उन्होंने मुझे कभी किसी के बारे में सिफारिश नहीं की। सिफारिश तो मुख्यमंत्री की सिफारिश तो आदेश होता है। हाँ। उन्होंने कभी नहीं कभी कहा आदेश किसको कहाँ कर दीजिए, क्या करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री वही है, चेहरे भले उस कुर्सी पे बैठने वाले बदल गए, तो अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो मैं देखिए नहीं कर पाऊंगा, ये तो अधिकारी के ऊपर होता है। मैं तो कहता हूँ देखिए, अगर आप हमारा मिसयूज करेंगे तो हम अपना मिसयूज क्यों नहीं करेंगे? यानी जो बैठने वाले हैं उनके अधिकारी मिसयूज करने लगते हैं ना। जब आप पुलिस का मिसयूज करें तो अधिकारी भी उसका मिसयूज करते हैं। तो चलिए, अब सवाल जहां तक हम अधिकारी तक पहुंचे थे, उस कुर्सी तक पहुंचे थे, डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अब नया प्रक्रिया, एक नया
बात शुरू हो गया कि अब लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा जाएगा प्रस्ताव, और अब घर ही बैठ के तय कर लिया जाएगा कौन बनेगा डीजीपी। आपने भी सवाल उठाया कि आपने नियुक्ति को लेकर कि जो मेरी नियुक्ति हुई वो सही नहीं थी। क्या है, मतलब आपको क्या लगता है ये जो फैसला लिया गया है, क्योंकि यूपी की लगी आग उत्तराखंड तक पहुंच गई, उत्तराखंड में भी आईपीएस एसोसिएशन ने कहा कि नहीं भाई ये जो मामला है ये सही है, ऐसे ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तराखंड ने तो पहले ही पुलिस एक्ट बना लिया है अपना, उनके यहाँ एक सिस्टम बना है डीजीपी की तैनाती का, एक्ट बना लिया उन्होंने अपना। यूपी ने अभी तक इसमें कोई लॉ नहीं बनाया था। देखिए, मैं तो सबसे सीनियर था और दूसरा मेरे एक बैच के लोग भी कोई नहीं मौजूद थे, जो भी था नेक्स्ट आदमी वो मेरे से 2 बैच जूनियर था, तो इसलिए वो बात नहीं। बात ये मैंने कही थी कि मेरी नियुक्ति तक भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुसार नहीं हो रहा था यूपी में, बल्कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो तैनाती हुई थी वो हुई थी एचसी अवस्थी की। उसके बाद फिर मुकुल गोयल की हुई, और मुकुल गोयल के बाद जो हुआ वो आपसे मालूम है, फिर उसके बाद फिर नहीं हो रही है। तो उसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया, कोई नियुक्तियां अवैध नहीं है, कोई ये गलत नहीं है। भाई ये है कि लोग नहीं फॉलो करते थे। फिर 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया आपको ये करना पड़ेगा, और हमारी तैनाती 17 में हुई थी, तो तब तक लोग नहीं फॉलो कर रहे थे उसको जो है। तो 17 के आखिर में फिर ओपी सिंह को डीजीपी बनाया गया, तब तक भी लोग नहीं फॉलो कर रहे थे। 18 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्ट्रिक्ट आदेश किया कि भैया आपको करना पड़ेगा ऐसे, और आप एक्टिंग डीजीपी ना बनाएं कोई। ये 18 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो 18 जुलाई के बाद से फिर यूपी भी उसको फॉलो कर रहा था। और जैसा आपने नियमावली के बारे में कहा, ये अच्छा आइडिया है, और मेरा भी ये मानना है कि इसमें यूपीएससी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तो स्टेट को अपना लॉ बनाना चाहिए, और वो जो कमेटी बनी है उस कमेटी को कैसे काम करना है ये भी नियमावली में होना चाहिए। ये अच्छी बात है, बट उसमें जो सदस्य रखे गए हैं उनको बजाय जो है अगर निष्पक्ष लोग रखे गए होते तो उसकी स्वीकार्यता ज़्यादा होती है। सदस्य में किनको रखा जाता तो निष्पक्ष होता? देखिए, मेरा तो मैंने कई बार लिखा भी है, और एक कमेटी में भी हमने हाई कोर्ट को दिया था रिपोर्ट। मेरा ये मानना है कि डीजीपी की तैनाती के लिए और अन्य भी जो महत्वपूर्ण संवैधानिक या वैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी तैनाती के लिए किसी स्टेट में होम मिनिस्टर या कंसर्न्ड मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा नामित कोई जज, ये 3 लोग होने चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष आज के दौर में अगर शामिल कर दिए जाए और मुख्यमंत्री जी के पास ही गृह विभाग है, ऐसे में तो कोई डीजीपी नियुक्त ही नहीं होगा। ये इधर जिसका नाम देंगे वो उसको उठा के कहेंगे नहीं जी। ऐसा नहीं है भाई, उसके मानक है ना। आप ऐसे भाई, यही मुख्यमंत्री जो है अखिलेश जी को अगर आप ले लीजिए, भाई तो अखिलेश जी ने हमारा प्रमोशन भी तो किया था, नाराजगी के बावजूद भी हमारा प्रमोशन किया। किस बात की नाराजगी थी? अब नाराजगी थी, अब हम लोगों ने मामला था कुछ जो है, कोई नहीं, खुल के आप कह सकते हैं नाराजगी। अनुमान ही लगाया जा सकता है, कुछ और तो नहीं कहा जा सकता। अब आप ही बताएं। इनके टाइम पे जो भर्तियां हुई थी करीब 18,000 पुलिस कर्मचारियों की, उसकी जांच हम लोगों ने किया था, उसको अवैध पाया था, उसमें तमाम लोग बर्खास्त किए गए थे वो। फिर उसके बाद उस कोर्ट कचहरी मामला रहा जो है, तो कुछ नाराजगी थी इन लोगों को। तो ये मतलब अखिलेश जी नाराजगी के बाद भी जो काम सही हो करते थे। जैसे सरकार बनी उनकी, उन्होंने हमको ऐसी पोस्ट में पोस्ट किया जहाँ डीआईजी पोस्ट होते थे। अच्छा। पीटीएस में मैं सबसे सीनियर एडीजी था, मुझे पोस्ट किया उन्होंने उन्नाव पीटीएस में, जो कि सिपाहियों, वहाँ कोई ट्रेनिंग में भी नहीं था उस समय। तो लेकिन जब बात प्रमोशन की आई, जब बात मेरिट की आई, तो उन्होंने हमको 9.5 नंबर दिए, प्रमोशन दिया, हमको डीजी बनाया। तो ऐसा नहीं है, मेरिट पे काम करते हैं लोग। एक बात होती है एक्सेप्टेबिलिटी की। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा है कि डीजी का पद जो है वो चीफ सेक्रेटरी जैसा पद नहीं है। चीफ सेक्रेटरी तो मुख्यमंत्री जिसको चाहे अपनी मर्जी का बनाए, लेकिन डीजी भी ऐसा होना चाहिए जिसकी जनरली एक्सेप्टेबिलिटी हो और लगे कि ये ऑब्जेक्टिव तरीके से तैनात किया गया है। क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है जो एक सेमी जुडिशियल टाइप का है। पुलिस के द्वारा तफ्तीश की हुई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ी जाती है, और पुलिस की रिपोर्ट में जो ट्रायल होता है वो अलग प्रोसीजर है उसका।
आप सीधे ट्रायल करेंगे तो आपको शिकायत के इस्तिगासा के तौर पे चलेगा। पुलिस के सब इंस्पेक्टर का लगाया हुआ केस जो है वो वारंट केस की तरह चलेगा। पुलिस रिपोर्ट केस होता है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। स्टेट का प्रोसिक्यूशन माना जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको काम करता है। बहुत सीरियस चीज़ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पुलिस को मुक्त रखा जाना चाहिए। जबकि चीफ सेक्रेटरी हो या कोई और सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, ये बेसिकली स्टाफ अफसर हैं मिनिस्टरों के या मुख्यमंत्री के। ये उनको सलाह देते हैं। इनको अपना कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है इन लोगों को। इनकी जो भी अथॉरिटी है वो मंत्री की अथॉरिटी है या मिसयूज की हुई अथॉरिटी है। सीधे कोई अथॉरिटी नहीं होती इनकी। ये स्टाफ अफसर हैं ये। जहाँ तक हम थे, फिर वहीं से थोड़ा आते हैं डीजीपी पे हम थे। अभी जो डीजीपी साहब हैं उन्होंने करीब जब छलांग मारा कुर्सी पे तो 7-8 लोग को क्रॉस करते हुए कितने बैच को पीछे छोड़ते हुए उस कुर्सी पे आसीन हो गए। इसके बाद जो सीनियर ऑफिसर हैं, आप चूंकि आपके टच में होंगे ही, उनके मन में भी बहुत दुख है कि ऐसा अब तो आगे भी होगा, कोई पीछे से आके आगे बैठ जाएगा। तो आप इस नीति को कैसे देखते हैं? जो प्रेजेंट नियमावली है इसमें तो सरकारी अधिकारियों का ही वर्चस्व है, तो इसमें तो ये इस तरह की आर्बिट्ररी चीज होंगी, हो सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जब तक कि एक इंडिपेंडेंट टाइप की बॉडी नहीं होगी सर्च करने के लिए डीजीपी के लिए, तब तक वो जनरली एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी लोग। क्योंकि आईपीएस में एक चीज सुनी सुनाई बातें, हम तो उस लॉबी से हैं नहीं तो हमारा कहना उचित भी नहीं है, लेकिन आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 1977 बैच, 78 बैच, 80 बैच। 77 बैच का अगर कोई, मतलब अगर हम ऐसे बात करें, 80 बैच का कोई अगर आईपीएस है, अगर वो 85 बैच के आईपीएस को कॉल करे, भले वो किसी भी पद पे हो, तो 85 बैच वाला ही 80 को सर कहेगा, क्योंकि वहां बैच से सर निर्धारित होता है। अभी जो ये छलांग लगी है, तो ये तो मान लिया जाए कि जो सीनियर बैच के आईपीएस ऑफिसर है वो कहीं ना कहीं एडीजी, डीजी साहब बन के बैठे होंगे। तो कैसे वो मतलब रिपोर्ट दे देंगे या रिपोर्ट ले लेंगे? अंदर ईगो क्लैश भी तो होगा, भाई मेरे से जूनियर है, आगे बैठा हुआ है। ऐसे में पुलिस जो क्लैश नहीं होता है, बेसिकली हार्ट बर्निंग होती है इस तरह में। जब बहुत ज्यादा लोग सुपरसीड हो जाते हैं तो डिपार्टमेंट में हार्ट बर्निंग होती है, तो वो ठीक नहीं है। बाकी डीजीपी कोई भी हो जाए, जब से हमसे जूनियर डीजीपी बने थे तो वो डीजीपी बनने के बाद हमको ऑफिस में मिलने आए थे और हमको सर ही बोलते थे, रिस्पेक्ट देते थे। ऐसी बात नहीं, वो सब विभाग में ऐसा रहता है। मुख्यमंत्री को इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को, सरकार को ये तो एक ऑप्शन है कि वो 4-5 लोगों में से किसी एक को बना दे, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि 20, 25, 15, ये उचित नहीं है। देखिए, ये फंडामेंटल चीज ध्यान रखना है कि ये राजशाही नहीं है। राजशाही में राजा को असीमित अधिकार होते हैं, यहाँ असीमित अधिकार है जनता को। जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप शासक नहीं हैं। तो जनता ने आपको कुछ तरीका बताया है कि आप इस तरह से काम करिए। जैसे राजशाही में किसी को डीजीपी बना दीजिए आप, लेकिन यहाँ किसी को नहीं बना सकते आप। यहाँ आपका चॉइस सीमित कर दी गई कि वो आईपीएस अफसर होना चाहिए। दूसरा सीमित आपके कर दी गई कि वो डीजी रैंक में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, इतना भी ठीक नहीं है, और सीमित होनी चाहिए। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी तय करे कि कौन है फिट है डीजीपी के लिए, उसमें से 3 के पैनल में फिर गवर्नमेंट तय करे कौन बनेगा। तो आपकी चॉइस 3 तक कर दी गई। यही जो लिमिटेड चॉइस, लिमिटेड डिस्क्रिप्शन हर एक अथॉरिटी को दिया गया है, चाहे वो पार्लियामेंट का भी अथॉरिटी लिमिटेड देखिए, ध्यान रखिएगा इसको। पार्लियामेंट भी मालिक नहीं है, पार्लियामेंट भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के। तो उनके लिए कहा गया है कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते। ये लिमिटेशन पार्लियामेंट के ऊपर है। स्टेट के यह है कि भाई आप संविधान के खिलाफ नहीं कानून बना सकते। हर एक के ऊपर लिमिटेशन रखा गया है, कोई असीमित अधिकार किसी को नहीं है। तो दुरुपयोग कहाँ होता है, लोग असीमित अधिकार गैर कानूनी तरीके से लेना चाहते हैं। यहीं पे आपको रोकता हूँ, एक तो कानून पे भी आएंगे और थोड़ा सा आपने राजा का बात जिक्र किया, तो यानी क्या इस समय जो राजा है वो गलत तरीके से लोकतंत्र चला रहे हैं?
इस समय राजा है जनता। हम्म। चलो, जनता ने तो नहीं चुना जनता डीजीपी ने साहब को। 3 लोगों को तय कर दिया, विधायिका को, कार्यपालिका को, चाहे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी सरकारें हैं, पार्लियामेंट है, असेंबली है, और उन्होंने कहा भाई जुडिशरी है, इनको ये अधिकार है, इनको इस सीमा के अंदर काम करना है। तो राजा वही है, देखिए, राजा जो चाहता है आपको काम करना, आप नौकर हैं बेसिकली, एक तरह से कहा जाए। हम लोग तो नौकर हैं, ये लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, मंत्री लोग, हम लोग नौकर थे। अब हम भी राजा में आ गए हैं। तो अगर नौकर जो है राजा की आज्ञा, मालिक की आज्ञा का उल्लंघन करे तो आप क्या कहेंगे उसको, बताइए? गलत बात है। इसलिए मंत्री को या विधायक को या सांसद को कानून के बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। आप कैसा देश बना देंगे? आप मालिक की बात नहीं सुन रहे, फिर वोट लेने के लिए मालिक को गुमराह करेंगे, आप गलत बयानी करेंगे वहां जाके, ये ठीक नहीं है। यानी आपके हिसाब से आप कानून बदल दीजिए, अगर आपको लगता है ये कानून ठीक नहीं है, बदल दीजिए आप उसको, ताकि वो सबके सामने आए। चोरी छुपे काम नहीं होना चाहिए। कानून की बात आप कर रहे हैं, राजा का जिक्र हुआ। राजा जो है वो चौबेपुर कांड के बाद बुलडोजर भी चला देते, उस पर भी आएंगे। लेकिन यूपी कोका जो आपका फेवरेट टॉपिक था, बहुत मन से पास कराया गया, मुझे लगता है 2017-18 के आसपास यूपी कोका 18 में पास हुआ। लेकिन 18 से आज 5 साल हो गया, 6 साल होने को है, कोई सुध नहीं ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके कि उसे पास करा के उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यही तो राजा है, यही तो सरकार है। मैं जनता को राजा मानता हूं। नहीं तो अब इस पे यूपी कोका पे तो कुछ कहिए। अब नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग, क्या किया जाए? क्यों नहीं इंटरेस्ट? पास कराने की तो बहुत जल्दी थी है, बहुमत में हाथ उठाओ। मेरा कोई अब कांटेक्ट नहीं है इस तरह का सरकार में या अधिकारियों से। इसमें बीच में कुछ आपत्तियां लग के आई थी सेंटर से, तो मुझसे कहा था गृह विभाग ने कि आप इन आपत्तियों का जवाब बना दीजिए। मैंने जवाब बना के उनको दे दिया था, और उसके बाद से क्या हुआ मैं नहीं जानता क्या हुआ इसका। जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई इसमें रुचि नहीं दिखती है, क्योंकि अभी मैंने देखा, कल ही देखा मैंने, हरियाणा का कोका बना था, उसको वापस कर दिया सेंटर ने। सेंटर को खुद बना देना चाहिए, सेंटर भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इसमें। आखिर इतना अच्छा कानून क्यों अधर में अटका हुआ है? अब देखिए, ये तो पॉलिटिकल माइंड है, कुछ पता लगता नहीं क्यों हुआ है। आप इतने दिन सेवा में रहे, आपने अलग अलग माइंड को देखा है। आपने मुलायम सिंह को भी देखा, आपने अखिलेश जी को भी देखा, आपने मायावती को भी देखा, राजनाथ सिंह को भी देखा। मुलायम सिंह जी तो फंडामेंटली खिलाफ थे इस तरह कानूनों के। अच्छा, वो तो कहते थे गलती हो जाती है, इसके कानून खिलाफ नहीं हो। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट तो थी, और यहाँ गुजरात में भी लॉ है ऐसा, महाराष्ट्र में तो ही है, वो इन्हीं की सरकार ने किया था। फिर सेंटर क्यों नहीं कर रहा, मैं समझ नहीं पाया इस बात को। जो है आपके दौर में, आप सेवा में रहते हो, बहुत से इनकाउंटर आपने देखा होगा, सुना होगा, और हर सरकार की, हर पुलिस या विभाग की मजबूरी भी हो जाती है कई बार इनकाउंटर, क्योंकि चप्पल में भी कई बार हो जाते हैं। लेकिन अभी आप इनकाउंटर पे बीच में सवाल उठा रहे हैं कि इनकाउंटर ये जो हो रहा है गलत है, पुलिस वालों को इसका जवाब देना पड़ेगा, कहाँ मुँह दिखाएंगे, कई आपके बयान इस बीच में आ चुके हैं। तो ये क्या है इनकाउंटर, मतलब जिस पे आपको संशय लगता है? प्रशासन, मतलब जब आप सेवा में थे तो वो इनकाउंटर जरूरी था, आपको लगता है कि जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो गलत है, कैसा है? देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि इनकाउंटर गलत हो रहे हैं जो हो रहे हैं, और ये भी बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कोई मजबूरी नहीं है इनकाउंटर करना या न करना, ये मजबूरी नहीं है, ये तो बहानेबाजियां हैं। जो लोग गलत इनकाउंटर करते हैं वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अक्षमताओं से और कुशासन से अपने। मैंने जो लिखा था वो इस बात पे लिखा था कि एक आदमी को पैर में गोली मारी गई, हाफ एनकाउंटर जो आजकल बड़ा बदनाम है, लंगड़ा ऑपरेशन, उसकी डेथ हो गई इलाहाबाद में। तो कोर्ट ने कहा भाई FIR दर्ज करिए। तो उससे मैंने लिखा, मैंने कहा भाई देखिए ये चीजें इस तरह की, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट में ये ऐसी फीलिंग बन गई है। मैंने उदाहरण दिया था, पीलीभीत में एक बड़े खतरनाक आतंकवादी मारे गए थे 91 में, और उसमें 45 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई आके 2012 या 13 में या 10 में से, हम उम्र कैद 45 लोगों को सजा हुई।
जिस समय एनकाउंटर हुआ था उस समय बीजेपी की सरकार थी, और इस समय बीजेपी की सरकार थी, किसी ने कोई मदद नहीं किया उन लोगों की, कोई मदद नहीं किया। पहले के इनकाउंटर में और अब के इनकाउंटर में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? ये कहना ना तो संभव है, ना ये कोई उचित होगा। एनकाउंटरों में सवाल जो हैं 65 के आसपास से उठ रहे हैं। तो और मैंने तो आंकड़ा दिया था, करीब 250 पुलिस अधिकारी जो हैं इनकाउंटरों में और अन्य मामलों में सजा के तौर पर या ट्रायल के तौर पे जेलों में इस समय बंद हैं। और मैं 45 का उदाहरण दिया ही था। एक और उदाहरण मैंने दिया था, एक ओम प्रकाश गुप्ता गिरोह का एक अपराधी मारा गया था सीतापुर में, शायद 82 या 84 में। उनमें 2008 में सजा हुई, 9 में, 84 के बाद 9 में। ज्यादा लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग मर गए, बूढ़े हो गए, कोई पैरवी करने वाला नहीं है, कोई पैसा लगाने वाला नहीं है, सब बाहर बाहर तैनात हैं, सजा हो गई। मैं जेल में गया था भ्रमण में, उस समय आईजी जेल था, देखा था वो जेल पुलिस अधिकारी सब बंद है। मैं वहां से लौट के आया, रात में मुझे बताया उसने जेल अधीक्षक ने, साहब वो तो इंस्पेक्टर साहब की डेथ हो गई, बूढ़े आदमी जेल में मर रहे हैं, 2-3 लोग जेल में डेथ हो गई, कोर्ट से जमानतें नहीं हो रही उनकी, क्योंकि आपकी छवि खराब हो गई है। हमें बेस्ट पुलिस नहीं चाहिए, हमें अपनी पुलिस चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यही डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। हमें अच्छा राजा नहीं चाहिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमको अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो हमारे भाव को समझे, हमारा हो। जो ये समस्या हो रही है, मतलब जनता प्यार से मिले और जो गुंडे हैं वो खौफ से। आप उसकी बात सुनिए, जो कोशिश करिए उसको, तो लोग उसको मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ तिंदवारी थाने में 72 में एक सब इंस्पेक्टर एसओ थे, किशन सिंह यादव, उनको आज तक लोग याद करते हैं। वो एक उनको रिटायरमेंट के बाद मिले थे, पेंशन में उनसे मिले, हमने बताया उनको, साहब आपको आज तक लोग यहाँ याद करते हैं, 72 के बाद से। हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे उस साल। जनता बहुत याद करती है लोगों को, हमारे लेकिन आप याद करने लायक तो बनिए। हमारे यहाँ भी एक इंस्पेक्टर हेलमेट थे, वो हेलमेट पहन के बुलेट से चलते थे और उनका खौफ ऐसा था कि आज तक मेरी जुबान पे है। तो अब जो भी वो वीडियो जब भी देखे तो समझे कि उनको मैं याद करता हूँ कि कोई भी लड़का जो स्कूल में पढ़ने वाला है वो बंक नहीं मारता था, क्योंकि वो जो बंक मार रहे वो लड़के देख के उसको बाल छिवा देते थे। ओवर कोई जीप में एक्स्ट्रा नहीं बैठाता था, क्योंकि जहां वो जीप रुकवा के उठक बैठक कराते थे। तो अगर पुलिस अगर अच्छा हो तो सच में होता है कि पुलिस मैं इन चीजों को अच्छा नहीं मानता। लेकिन सर हनक भी मतलब अच्छे में सही होना चाहिए। हनक हमेशा कानून की होनी चाहिए। अब हनक से ही याद आया, कानून की हनक। विकास दुबे वाला कांड हुआ चौबेपुर, ऐसा हुआ कि बुलडोजर चला, फिर विजय मिश्रा वाले मामले में बुलडोजर चला और लॉ एंड ऑर्डर का एक नया रूप बन के तैयार हो गया, बुलडोजर एक्शन। कोई मामला भी कोर्ट में है, पुलिस के पास से आरोपी, घर पे बुलडोजर। और चुनाव में नारा भी बन गया, बुलडोजर चल रहा है और माफिया सब कांप रहे हैं। तो ये सब कहां तक सही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? ये बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, निहायत अनैतिक बात है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इसमें स्पष्ट आदेश किया है, और यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा यही दिया था कि हम अपराधियों के या अभियुक्तों के घर नहीं गिरा रहे हैं, गलत बात है। तो आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये भी चीज ठीक नहीं है। एक दिन पहले कांड होता है, एक दिन बाद बुलडोजर पहुंचता है, गलत बात है, गलत बात है। तो ये अगर बुलडोजर अगर गलत है, नगर पालिका से नक्शा खराब है, भाई अभी तक क्यों सोए हो, ऐसे मामले में क्यों जा रहे हो? तो ये तो कार्रवाई हमेशा कानून के हिसाब से होनी चाहिए। पुलिस का रिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि पुलिस से सिलेक्टेड कार्रवाई लोग कराते हैं। एक ये तो हो गया मतलब बुलडोजर एक्शन। मतलब दूसरा एक बहुत सा सवाल अभी हाल ही में लखीमपुर में, अगर एक महीने में बात करें, लखीमपुर और लखनऊ में 2 कस्टोडियल डेथ हो चुके हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? कस्टोडियल डेथ्स देखिए, इतनी ज्यादा संख्या में पुलिस अरेस्ट करती है, तो कस्टोडियल डेथ कई मामलों में होना स्वाभाविक है। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि पुलिस बहुत सारी गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती है।
जहाँ गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए वहाँ गिरफ्तारी करते हैं पुलिस वाले। कुछ लोग मूर्खता में करते हैं ये काम, कुछ लोग इसमें दुरुपयोग करते हैं भ्रष्टाचार के लिए। आप लेटेस्ट उदाहरण ये चिन्हट में जो हुआ था, ये मामला ही गिरफ्तारी वाला नहीं था, इसमें गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए थी, महज कुछ रुपए के लिए कोई बात ही नहीं थी। आपसी झगड़ा था वो, चाचा भतीजे टाइप का, कुछ रुपए हो 1000 रुपए हो, ये आपसी विवाद है, इसमें जुर्म नहीं बनता है कोई। तो पुलिस को जाना चाहिए था मौके पे, देख करके वो कहना चाहिए भाई ये आपका झगड़ा है, आप कोर्ट जाइए, झगड़ा मत करिए इसमें। पकड़ के ले आए, अब डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो लोग तो कहेंगे उल्टा सीधा सीधा, तो आप गलत काम करते हैं। मुझे नहीं लगता देखिए कि पुलिस ने उसको मर्डर कर दिया होगा, मारा होगा, मैं नहीं मानता देखिए इस बात। नॉर्मली पुलिस वाले ऐसे मारते नहीं है, पकड़ के जाते हैं, एक आध थप्पड़ कहीं मार देने लग बात है, लेकिन पकड़ के जाते हैं, नॉर्मली मारते नहीं है, और चोर बदमाशों की बात छोड़कर। आपको डेथ हो गई तो फिर आपके गले में पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी छवि बहुत खराब है। यही बात है, छवि। मैं बार बार, मैं तो ट्रेनिंग के मटेरियल में मैंने लिखवाया है ये बात को कि इसका ध्यान रखिए आप, जो है कि आपकी इमेज ठीक होना बहुत जरूरी है। लोगों को लगे कि भाई भरोसेमंद आदमी है ये, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं आपका। अब कुछ दिन पहले यही लखनऊ में एक लड़का लड़की कोई जा रहे थे, पुलिस ने रोका, नहीं रुके, गोली चला दी आपने। अब कोई गाड़ी न रोके, आईफोन के मैनेजर आप गोली चलाने का अधिकार नहीं है, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अब आदी हो गए इस काम करने के, अब उसमें हत्या हो गई इसलिए फंस गए, नहीं होती आप बच जाते। विवेक तिवारी हत्याकांड, आईफोन के मैनेजर आप बच जाते, अगर मर्डर ना होता तो बच जाते आप, उससे पैसे हट लेते उनसे। ये चीज ठीक नहीं है। कहते साहब लोग गलत काम कर रहे हैं, भाई गलत काम करना कोई जुर्म नहीं है, जो जुर्म है वही जुर्म है। पुलिस का काम है जुर्म देखना, गलत काम करना नहीं। आप मॉरल पुलिसिंग करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, आपकी अपनी नैतिकता अलग है, उनकी नैतिकता अलग है। कभी कभी लगता है पुलिस दो जगह बहुत शानदार काम करती है, एक तो ट्रैफिक पे जिस हिसाब से दौड़ा के पकड़ना हो, और एक मॉल वॉल के बाहर। और जब एंटी रोमियो स्क्वाड बना था तब भी उसने बहुत मन से काम किया था। बाकी टाइम उनका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं बैठ सा जाता है। ये पता ना, पुलिस ओवरवर्क बहुत है, बहुत ओवरवर्क है पुलिस, तो अब वो सब उल्टा सीधा में लग जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी है ट्रैफिक रेगुलेट करना, ना कि वाहन की चेकिंग करना। चाबी निकाल लेना सर, ये तो आजकल का फैशन, ये गलत चीजें हैं। पुलिस को कागज चेक करने का ये इसका अधिकार नहीं है, पुलिस को केवल डीएल चेक करने का अधिकार है। पुलिस केवल डीएल चेक कर सकती है, कोई और कागज नहीं चेक कर सकती। नहीं मानते लोग, क्या किया जाए भाई, गाड़ी में लटक जाते हैं, ट्रक में लटक जाते हैं, ये गलत काम है। सर वीडियो बहुत वायरल होता है ट्रक वाला, हाँ मर जाते हैं तो कहते हैं साहब वो मर्डर कर दिया। आप गाड़ी में लटक क्यों रहे हैं भाई? आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रख के काम करिए। अगर कोई आदमी ट्रैफिक लाइट जंप कर रहा है तो आप गाड़ी में लटक जाएंगे? अब नंबर नोट करिए, चालान करिए उसको। मतलब ये एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं रह गया कोई कार्रवाई में, ये बड़ी समस्या हो गई। अब उसके आगे आते हैं, आप सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं, पोस्ट आपका, आप अच्छा खासा पोस्ट लिखते हैं और आपके पोस्ट को लोग पढ़ते भी हैं। कई बार आपके कई पोस्ट सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया हेडलाइन जो आप जिक्र करते हैं। आपका एक अभी हाल ही में एक पोस्ट खूब मीडिया हेडलाइन रहा कि ये जो सरकार है वो छत्र विरोधी है। वो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिखा था एक बार। अच्छा। हाँ, मैंने वो इसलिए लिखा था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण किया गया था, उसमें केंद्र सरकार ने जो मानक बना दिया है, मानक ये कर दिया है कि 8 लाख तक की आमदनी जिसकी है वो गरीब माना जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर उसके पास 5 एकड़ जमीन है तो आमदनी कुछ भी हो, वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो मैंने कहा भाई सवर्णों में जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है उसमें ज्यादातर जमीन जो है उसमें कौन बचा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, यही तो बचे। इसमें जमीन पे कौन आश्रित है? मैक्सिमम ठाकुरों के पास भी जमीनें हैं और ब्राह्मणों के पास भी जमीन है, लेकिन मैक्सिमम तो ठाकुरों के पास ही है जमीन। 5 एकड़ में हमारे आदमी दाल रोटी नहीं खा सकता। बुलंद शहर या मुजफ्फरनगर से ज्यादा उपजाऊ जमीन तो कहीं की है नहीं यूपी की, वहां भी 5 एकड़ में 8 लाख की आमदनी नहीं हो सकती आपकी। लेकिन केंद्र सरकार ने 5 एकड़ डाल करके क्षत्रियों को बाहर कर दिया। इस पर मैंने लिखा था, काफी पहले लिखा था मैंने, काफी पहले। वही मैं देख रहा था तो, लेकिन एक आरोप यहाँ राज्य सरकार पर लगता है कि
राज्य सरकार को छत्रियों से बहुत ज्यादा प्रेम है। जितने एसपी डीएम, एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, एक पत्रकार साहब ने पूरा लिस्ट मांग लिया था तो उनके ऊपर एफआईआर हो गया हजरतगंज में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये गलत है, पत्रकार कुछ भी पूछ लिख सकता है। उन्होंने पूरी सूची दी थी, कितने प्रमुख सचिव हैं, कितने कप्तान हैं, कितने डीएम हैं। छत्री मुंह चल रहा है, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? इस पे तो मैं नहीं कहूँगा, मैंने देखा नहीं इधर जो है। मेरे टाइम पे एक बार ये बात आई थी। ये एक्चुअली दबाव की राजनीति करने की एक सिस्टम है ये। तो जब मैं डीजीपी था तब भी ये बात कही गई थी कि साहब क्षत्रियों को बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। तो मैंने वो लिस्ट जो है सोशल मीडिया को भी दिया और मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया कि साहब ये हाल है, इतने ब्राह्मण हैं, इतने क्षत्रिय हैं, इतने यादव हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं, इतने ये हैं। कौन कह रहा है कि ये हो गए? तो उसके बाद मामला शांत हो गया। जो ये दबाव बनाने के लिए किया जाता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है कि कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है कोई क्षत्रियों का बहुत ज़्यादा फेवर कर रही है। और ये दबाव बना के लोग किया करते हैं, ऐसे ही अपनी मर्जी की पोस्टिंग करा लेते हैं, यहाँ दबाव बनाते हैं। अच्छा, आप योगी आदित्यनाथ के सबसे पसंदीदा अफसरों में से एक थे, फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपको सरकार से उतना आपका तालमेल सही नहीं रह रहा है? अब हमारा तालमेल का कोई मतलब ही नहीं होता, हम बाहर हैं तो अब किस बात का तालमेल? मतलब मैं कभी पॉलिटिकल तो मेरा कनेक्शन कभी रहता नहीं था, ना मेरा कनेक्शन। आप बीच में आपके एक दो पोस्ट जब आते हैं तो लोग कहते हैं कि आप आलोचक हो गए हैं। आलोचक नहीं, कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत चुभती है तो मैं लिखना पड़ता है मुझे मजबूरी में। जैसे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला मुझे लिखना ही पड़ा मजबूरी में। मैं देख रहा हूँ हमारे एक रिश्तेदार का मामला है, हम कहते साहब आपके पास 5.25 एकड़ ज़मीन है, बांदा में 5.25 एकड़ में आप तो नमक रोटी नहीं खा पाएंगे, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये मैंने लिख दिया। इसी तरह से कोई बात होती है। अब एक जगह मैंने लिखा था, एक कमिश्नर सीएमओ कह रहे हैं जूते से मारेंगे आपको। मुझे बर्दाश्त नहीं हो सकती बात, मैंने इस पर भी लिखा। अब ये सब चीजें लोग रिपोर्ट करते हैं साहब ये सरकार के खिलाफ लिखते हैं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं लिखता। अच्छा, ये ट्रेंड आज ही है क्योंकि पहले भी था कि कभी भी कोई सवाल पूछ दिया जाए, कभी भी कुछ कह दिया जाए, कुछ पूछ दिया जाए तो आप विरोधी क्यों हो जाते हैं? आईना दिखाना भी तो हो सकता है ना, मिरर ऑफ सोसाइटी भी तो हो सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी भी तो हो सकता है। लेकिन जब भी कुछ पूछ दिया जाए वो गलत हो जाता है। आप पूछ रहे हैं ट्वीट करके तो गलत है, पत्रकार पूछ दे तो गलत है, 2 एफआईआर फेंक के मार दो। एक्चुअली आप जानबूझ के जब गलत काम करते हैं तो जो उंगली उठा रहा है उसको आप पार्टी बना देना चाहते हैं, ताकि ये कहा जाए यार ये तो विरोधी आदमी है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये, जबकि वो इंडिपेंडेंट है। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं तो जो भी लिखता हूँ इंडिपेंडेंट लिखता हूँ। गाजीपुर के एक पत्रकार पे एफआईआर हो गया बस इस बात पे, क्योंकि वो प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट था और उसने वीडियो कैसे बना लिया, नमक वाला, मिड डे मील में नमक परोसा गया था और उस पर एफआईआर इस बात पे हो जाती है। मिर्जापुर में एक, हाँ, मिर्जापुर वाला गलत है, बिल्कुल गलत चीज है। तो आप डीजीपी, अब वो एफआईआर किसने कराई होगी? पुलिस ने कराई होगी बैठ के। तो वही बात है, या किसी नीचे अधिकारी ने कराई होगी। पुलिस ने एफआईआर लिखी होगी ना, उनके पास भी स्वविवेक होता है कि अच्छा, कोई विवेक नहीं, वो तो गुलाम हमें को दबे है ना, हटा दिए जाएंगे थाने से उसी दिन अगर नहीं एफआईआर लिखेंगे। ऐसी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? यही तो पुलिस का मिसयूज है, और इसीलिए लोग पुलिस में रिफॉर्म नहीं चाहते हैं। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन रिफॉर्म इसलिए नहीं चाहते हैं कि पुलिस अंगूठे के नीचे रहे। एक उसको रोडवेज के मैनेजर को जो है घसीट के मंगवा लिया था डीएम ने, बलिया में या कहां पर। हाँ, उसने तहरीर भी दिया, रिपोर्ट दिया, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई उसकी। तो अगर पुलिस इंडिपेंडेंट होगी तो एफआईआर हो जाती है अब तक। अगर इतना दबाव है तो मानना जाए अन्याय की चपेट में यूपी है। अन्याय की चपेट में तो पुलिस है, कर तो पुलिस ही रही है। पुलिस तो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है तो सर, आपसे क्यों नहीं किसी ने गलत काम करा लिया? आपने अपना सीयूजी नंबर क्यों नहीं ऑफ कर दिया? अगर इतना ही दबाव होता है तो आप भी ऑफ कर लेते, आप भी दबाव ले लेते। पर्सनल बात ऐसा होता तो आप पौड़ी के कप्तान बन के खुश नहीं होते। पर्सनल मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि आम तौर पे लोग जो हैं, मैं एक बार लिखा था मैंने इस बात को कि जो आदमी सर्विस में आया है, चाहे कितने ब्रिलियंट क्यों ना हो, वो बेसिकली अपनी आजादी को गिरवी रख के आया है। हम जवान नहीं खोल सकते, फिर भी हम नौकरी पे आए हैं। तो हमारे अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है
हम टूट जाएंगे जो है। इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। हर आदमी की स्ट्रेंथ नहीं होती है। अच्छा, मुलायम सिंह ने आपको पोस्टिंग दी थी पौड़ी की दी थी ना? जी, मैं गया नहीं था। ऐसा क्या था मामला? अब वो दरअसल मैं उस समय मेरी सर्विस 9 साल की सर्विस हो गई थी। रामपुर से थोड़ा मेरा विवाद हो गया था। उस समय मिक्की मियाँ जी थे, सांसद थे वहाँ पे। तो जो भी मामला आगे पका हो, जैसा भी हो, हालांकि बाद में मिक्की मियाँ साहब हमारे अच्छे दोस्त रहे, तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से पौड़ी गढ़वाल हो गया। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि अब मैं तो 9 साल मेरी सीनियरिटी है, मुझे पौड़ी गढ़वाल तो ठीक नहीं है, मुझे आप पीएससी में कहीं कर दीजिए। उन्होंने को समझाया कि नहीं, बाद में देखेंगे, अभी आप चले जाइए। मैंने कहा सर मैं सीनियर बहुत हूँ। हम लोग उस समय थोड़ा ज़्यादा नियम कानून पे रहते थे। मुझको लगा कि 9 साल के बाद मुझे पौड़ी भेजना गलत बात है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। खैर उन्होंने मुझे पीएससी में कर दिया। मुझे कितने दिन तक इंतजार करते रहे? पौड़ी इंतजार करता रहा आपका? नहीं, मैं पौड़ी भी गया नहीं। गया ही नहीं? मेरा चेंज हो गया। कितने देर में? 15 दिन। 15 दिन या 7-8 दिन चेंज हो गया। जब आईजी लखनऊ आपको बनाया गया था, उसका भी एक किस्सा है कि आपने जाकर पूछ लिया था कि भाई ये किसी की सिफारिश से तो नहीं ना बनाया? क्या है मामला? वो दरअसल ऐसा हुआ कि एक शाम को जो है मुझे पत्रकार महोदय ने फोन किया, सब मुबारक हो। मैं कहा भाई क्या हो गया? कहा आप आईजी जोन लखनऊ हो गए हैं। ऐसे में बता दूं, आप जब मैं डीजी बना था तब भी मुझे ऐसे पत्रकार नहीं बताया था। अच्छा, हम्म मतलब आपके गुप्तचर हर जगह है। 6-7 बजे मुझे प्रेस ने बताया, जब प्रेस को पता लगा होगा तब मुझे किसी ने नहीं पता है प्रेस के अलावा। तो हमारे एक पड़ोसी अधिकारी, सीनियर अधिकारी थे हमसे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए आपको तो राजा भैया ने पोस्ट करा दिया। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा राजा भैया से मुझे कोई जान पहचान नहीं है, आज तक मैंने कहा मुलाकात भी हमारी नहीं है। एनीवे खैर, अच्छा आईजी जोन तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती रहती है, तो मैं मिला मुख्यमंत्री जी से। मैंने कहा सर एक अधिकारी ऐसा कह रहे थे, तो आप कहें तो पूछूं, बताएं। हमने एक अधिकारी ये कह रहे थे हमको राजा भैया ने पोस्ट करा दिया। मैंने कहा सर मेरी तो राजा भैया से कोई परिचय नहीं है अभी तक, जो है आज तक कभी सामने हमने नहीं पढ़े हम लोग। और आप बताएं जैसा। तो मुलायम सिंह जी इस मामले में बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा भाई देखिए नहीं, राजा भैया ने नहीं कहा था आपके लिए, और कहो तो बताएं कैसे किया। हमने कहा बताइए। तो ऐसे उधर बैठे थे जैसे आप बैठे हैं, मेरी तरह बोले यहीं पे बात हुई थी, और बुआ सिंह ने कहा था। बुआ सिंह जी एडी लैंड ऑर्डर थे। अच्छा, उनके नज़र में मेरी इमेज अच्छी थी, विभाग में हमारी इमेज ठीक है अधिकारियों के दिमाग में। तो बुआ सिंह ने कहा, बोले बुआ सिंह ने कई बार कहा, और डीजीपी को भी मालूम नहीं था, और ये भी मुलायम सिंह जी बोले कि हम तो नहीं करना चाहते थे। खुल के बस सरल थे, इसमें कोई शक नहीं। उनको लगा कि पहले तो मेरे कहने पे पौड़ी गए नहीं, पूरी बता दी बात उन्होंने। हम तो नहीं करना चाहते थे, बुआ सिंह ने कहा इसलिए कर दिया, इतना सिंपल है। तो ये बात हुई थी। जब मुलायम सिंह जी नहीं रहे थे तो मैंने उनके संस्मरण में ये लिखा था कि इतना साफ तो बोलने वाला हमने कभी देखा जो खुद ही कहते कि हम आप उन्हें पोस्ट करना चाहते थे। अब इस पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने बहुत मुख्य मायावती जी को देखा होगा, मुलायम सिंह को देखा, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, फिर मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, सबसे सरल और वो मुख्यमंत्री जिसे मिलकर मजा आया। एक तो आपने मुलायम सिंह का किस्सा बता दिया, कोई और मुख्यमंत्री? देखिए हमने मुख्यमंत्री देखे, माननीय श्रीपद मिश्र जी के टाइम पे मैं बनारस में एएसपी था, वीर बहादुर सिंह जी के टाइम पे मैं एसपीसीटी था, एनडी तिवारी साहब के टाइम पे मैं कई जगहों पे रहा। फिर मुलायम सिंह जी के जब टेन्योर में 89 में ये मुख्यमंत्री बने तो मैं एसपी रामपुर हुआ। मैं लगभग सभी पार्टियों में, चूंकि सेंटर में कभी गया नहीं तो ज़्यादातर गवर्नमेंट में। मायावती जी के टाइम पे मुझे इन्होंने एसएसपी इलाहाबाद पोस्ट किया था, लेकिन 3 महीने के पहले ही इन्होंने हटा दिया हमको, मायावती जी ने। और हटाने के 15 मायावती जी को पसंद नहीं आया क्या आप? हटाने के 15 दिन बाद सस्पेंड कर दिया हमको मायावती जी ने। और सस्पेंड करने का बहाना बनाया कि साहब अपराध के आंकड़े बढ़ गए 3 महीने में। तो मायावती जी का टाइम का इंटरेक्शन इतने रहा हमारा। फिर उनके दूसरे टेन्योर में मैं 3 महीना डीआईजी मिर्जापुर था मायावती जी के टाइम पे।
उस समय उन्होंने कभी हमसे आंकड़े नहीं पूछे जो है, जबकि समीक्षा हुई हमारे मंडल की, लेकिन फिर आंकड़े नहीं पूछे उन्होंने कभी हमको। फिर मायावती जी के टाइम पे मैं आईजी जेल था, लंबे टाइम तक रहा मैं, 2.25 साल तक। तो कभी कोई हस्तक्षेप किस तरह का हुआ नहीं। जेल में भी हम अपनी मर्जी से हमने जो काम करना चाहा वो काम किया हमने। लंबा समय हमको मिला जेल में, तो मैंने काफ़ी वहाँ काम किया। जेल पे आ गए तो पहले मुख्यमंत्री वाले सवाल को हम कंप्लीट कर लेते, फिर जेल पे हम पे। तो कौन सा मुख्यमंत्री आपने बताया नहीं, आपने बस बता रहे कि कहाँ कहाँ क्या कहानी रही, आपको कौन पसंद आया? मैं उसको उस पर जवाब नहीं देना चाहूँगा। किसने फ्रीडम दिया ज्यादा? मुख्यमंत्री जो है अब सीधे बॉस होते हैं, तो बॉस के बारे में कुछ कहना कॉल ठीक तो नहीं खूब रहता। आता है, सब बताते हैं कि दबाव रहता है, लेकिन किसने कहा कि ठीक है यार मैं कुछ देर आंख बंद कर लेता हूँ देख लो? किसी ने कभी ऐसा कहा? देखिए, अब ये मैं कहूँ तो एक कोइंसिडेंस कह लीजिए या मेरा सौभाग्य कह लीजिए कि माननीय कल्याण सिंह जी के टाइम पे मैं सहारनपुर में और पीलीभीत में एसपी था, और जब वो अपोजिशन में थे तो मैं उनके यहाँ एसपी रूरल रहा अलीगढ़ में। तो 2-3 साल में कभी भी उन्होंने मुझको फ़ोन नहीं किया। अच्छा। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात। फिर मैं माननीय कल्याण सिंह जी के टाइम पे करीब 2 साल डीआईजी रेंज था इलाहाबाद में, कभी नहीं हुआ। चुनाव के टाइम पे कहा था भाई देख रहे ना कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कभी फ़ोन नहीं करते थे। यानी सबसे ज्यादा फ्रीडम उन्हीं के समय मिला कि जैसे मन किया वैसे सबसे काम ज़्यादा किया। का नहीं कहूँगा, देखिए। हाँ, फिर और अब सबसे ज़्यादा तो देखिए अब हमको योगी जी के योगी जी ने दिया डीजीपी। जिसमें लोग कहते थे कि साहब डीजी में जयंत चतुर्वेदी के बाद आप ही सबसे इफेक्टिव डीजी हुए, लोग यहाँ तक कहने लगे थे। क्योंकि प्रकाश सिंह की और डीजी प्रकाश सिंह की भी बात चलती थी, कल्याण सिंह के टाइम पे डीजी थे, लेकिन डीजी का तो इमेज इसी बात पर है कि उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर में कितनी चल रही है। अदरवाइज डीजी को तो कोई खुद अधिकार है नहीं करने का, एसपी वगैरह को तो खुद पावर है करने की। हाँ। तो डीजी की बात अगर मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे तो डीजी इनइफेक्टिव फेल है। फिर इनइफेक्टिव हो जाते हैं। अपने मन से कप्तान ना रख पाए तो फिर क्या मतलब है? तो इस टाइम में मुझे बड़ी छूट रही जो है। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के टाइम पे मैं रामपुर में थोड़ा दिन था, कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इनके टाइम में 1 साल आईजी जोन था। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी इन्होंने मुझे यस या नो किसी तरह के लिए फ़ोन नहीं किया। उन्हीं की पार्टी का एक बाहुबली नेता था, अभी भी है, वो एक पार्क पे कब्जा कर रहा था, तो उनके पास शिकायत पहुंची तो मुझको उन्होंने कहा इसको बुला के उसको डांटिए। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा था? हाँ। अभी उसी पार्टी में? हाँ। नाम बोलेंगे क्या? अन्ना। अच्छा, अन्ना। तो मैंने उनको ऑफिस में बुलाया, अपने आईजी जोन के ऑफिस में, और हमने उनको चेतावनी दिया, हमने कहा ईंटा हटा लीजिए वहाँ से, नहीं तो पुलिस हटा लेगी ईंटा, जो है मुकदमा हो जाएगा। इसके अलावा ना तो उन्होंने और ना नंबर 2 जो थे शिवपाल जी थे, एक बार भी कोई फ़ोन नहीं किया। और जबकि कहा जाता है परसेप्शन बना हुआ है सीनियर अफसरों को देखिए ये लोग फ़ोन करते हैं केवल एक काम के लिए, हाँ, तबादला पोस्टिंग के लिए बस। नहीं तो एक परसेप्शन सा बना हुआ है कि सपा सरकार में गुंडई खूब थी और पुलिस पे दबाव बना के काम कराया जाता था। आप जिस हिसाब से बयान दे रहे हैं उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। मैं मुलायम सिंह के सपा टाइम पे तो मैं ट्रेनिंग में था, अखिलेश जी के टाइम पे, मुलायम सिंह के टाइम पे मैं आईजी जोन था लखनऊ का, और लखनऊ कोई दबाव नहीं आया। फैजाबाद और गोंडा 3 रेंजे थे उसमें हमारे पास। सब जगह ट्रांसफर पोस्टिंग लेके हर एक चीज़ पे मेरे पास किसी की कोई शिकायत आ जाए तो फिर सख्त कार्रवाई होती है। सब किसी का चहेता दरोगा क्यों ना हो, मेरे यहाँ नहीं रह सकता वो। यानी वो परसेप्शन ही है। होगा कुछ कहते होंगे, हमसे नहीं कहते थे, पता है ना, हमको उन्होंने कभी नहीं कहा मुलायम सिंह ने, बल्कि जब वो अपोजिशन में थे तब ज्यादा हमको फोन करते थे। अच्छा। और सिफारिशें भी करते थे। और सिफारिश मारी नहीं है आपने? और डीजीपी जब मैं था तब भी कई बार उन्होंने फोन किया हमको। अच्छा। सिफारिशें किया, और जब कोई ऐसा आदमी सिफारिश करता है तो मैं फिर उसको खास तौर पे देखता हूँ कि उसमें कोई चूक न रह जाए कहीं, अगर बात वहां तक गई है उनकी तो। अगर वैसे चूंकि किस्सा बताना चाहे, कोई सिफारिश किस चीज के लिए आई थी? एक आध बार तो प्रमोशन और भर्ती के बारे में किया था उन्होंने, जब मैं डीआईजी इलाहाबाद था, और जब डीजीपी था तब तो सिंपल मामला था कि साहब इनके यहाँ चोरी हो गई है, जरा इसको दिखवाइए। उनसे वो खुद ही कह रहे थे कि भाई हम डीजीपी से कहेंगे और किसी से नहीं कहेंगे। उम्मीद था कि अगर हम कहेंगे तो फिर मैंने उसमें बहुत कोशिश की, पूरी बुलाया, और
एक और लखनऊ का ऐसे मामला था, मर्डर में किसी को फंसा रहे थे, तो उसको फ़ोन किया उन्होंने, तो उससे भी मैंने सबको बुला के बैठाया, केस डायरी देखी, पूरा डिटेल में देखा, इंश्योर करें कि मतलब उनके कहने के बाद भी फिर गलत काम ना हो जाए। हमारा ये रहता था कि हमारे नॉलेज में कोई बात आ जाए तो फिर गलत ना हो जाए उसके बाद। आप आईजी जेल भी रहे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, चाहे मुख्तार हो गए, अतीक हो गए, सबके लिए जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है, वहीं से साम्राज्य चलाएंगे, गुड्डू मुस्लिम को क्या आदेश देना वहीं से दे दिया जाएगा, सब बांदा जेल नहीं रहेंगे, यहाँ जेल रहेंगे, देवरिया जेल हो या कहीं जेल हो, उनका एक अच्छा खासा साम्राज्य चलता है जेल से। लगता है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के साथ, हर सुविधाओं के साथ वो जेल के अंदर रहते हैं। आपने जेल को चूंकि अंदर से देखा है, तो आखिर कहाँ कमी रहती, या प्रशासन ही चाहता, पुलिस ही चाहते कि ये सुविधा उनको दी जाए? देखिए, जेल में ये बात जैसे मैंने पुलिस को बताई है, वही जेल में लागू होती है। रूलिंग पार्टी के लोग जब अंदर होते हैं तो रूलिंग पार्टी के लोग उनको सुविधाएं दिलाते हैं, तो जेल का अधिकारी जो है फिर दूसरों को सुविधा दे के उसका मिसयूज करता है, पैसा कमाता है। जब आप किसी से गलत काम कराएंगे तो वो खाली आपके लिए थोड़ी गलत काम करेगा, वो थोक में करेगा, वो अपने लिए भी करेगा। तो ये तो एक तरफ से होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि खाली विपक्षी के खिलाफ जो है सख्ती हो और रूलिंग पार्टी वाले के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पा रहा ठीक से। देखिए वहां से एक अच्छा खासा साम्राज्य चलता रहा, चलेगा। चाहे अतीक रहे, अतीक तो देवरिया जेल में बंद थे और लखनऊ से बिल्डर उठा के वहां जाके जेल के अंदर पीटते हैं। मुख्तार हुए, मुख्तार ने अपना अच्छा खासा साम्राज्य चलाया, रोपड़ चले जाते थे, रोपड़ से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पंजाब से मेरे को यूपी जाना ही नहीं है। हाँ, वो तो डर रहे थे। तो ऐसा क्या है कि मतलब जिसको भी कुछ अगर भय लगता है वो जेल में चला जाता है। उसके बाद मुन्ना बजरंगी का बागपत में जेल के अंदर ही, तो ऐसा क्या है कि जेल सबसे सुरक्षित जगह भी है और वहीं से ठिकाने भी लगा दिया जाता है, प्लानिंग बन जाती है जेल। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग जेल में है। देखिए, जेल सुरक्षित तो है ही, कोई हथियार वाला आदमी वहाँ नहीं जा सकता, और तलाशी लाशी होने के बाद आदमी अंदर जाते हैं, और जेल वाले ये भी कोशिश करते हैं कि जिनमें आपस में कोई विरोध हो उनको एक साथ न रखा जाए। तो जेल में सुरक्षा रखना जरूरी है जेल के लिए। जेल की तो यूएसपी ही सुरक्षा है, लेकिन उसमें लोग मिसयूज करते हैं, सत्ता के लोग जो है मिसयूज करते हैं अपने लोगों को संरक्षण देने के लिए, तो फिर जेल वाले मिसयूज करते हैं दूसरे लोगों को संरक्षण देने के लिए। पिछले मतलब 7 साल से अगर देखा जाए तो सत्ता के शीर्ष पे उत्तर प्रदेश में वो काबिज है जिनको कहा जाता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। लेकिन इसी 7 साल में अतीक अहमद वाला कांड भी देवरिया में हुआ। इसी 7 साल के अंदर उमेश पाल हत्याकांड का भी जो प्लानिंग है वो जेल के अंदर बनता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, उमेश पाल की जेल में प्लानिंग बना के हत्या हो गई, चित्रकूट जेल में जेल के अंदर ही अपराधियों की हत्या हो करा दी गई। मुन्ना बजरंगी का केस वही था। तो मुन्ना बजरंगी के केस के बाद में मुझे जांच सौंपी गई थी, मैंने जांच करके दिया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या जांच था? जेल की सुरक्षा के बारे में था कि कि सुरक्षा कैसे रखी जाए। और मैंने, चूंकि मैं जेल में, मेरा तजुर्बा अच्छा था, काफ़ी लंबा था, और फिर मैंने 2 महीने का टाइम मिला, 2 महीना खूब सब जगह भ्रमण करके तिहाड़ जेल देखा मैंने, हरियाणा की जेल देखी, भोपाल की जेल देखी, यूपी की तमाम जेलें देखी, कैदियों से, अंदर लोगों से बात किया। मुख्तार अंसारी से मुख्तार अंसारी ने बड़ी कायदे की बातें बताई थी। क्या बताई थी? कि कैसे अपराधी अंदर आ सकते हैं। क्या क्या बताया था? कुछ किसी वो थोड़ा सा हमारी रिपोर्ट में शामिल है वो चीजें। अच्छा, इसलिए उनको बताना उचित नहीं होगा। यानी अच्छी राय दी थी मुख्तार अंसारी ने। हाँ, मुख्तार अंसारी की बहुत सही जानकारी थी साहब की। यानी अपराधी बता सकता है कि अपराध कैसे रोका जाए। बिल्कुल 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 बता सकता है। तो यानी मुख्तार अंसारी चाहता था अपराध रुके? नहीं, वो चाहता नहीं था कि मेरी हत्या ना हो जाए, यानी उसे भय था। सुरक्षा ऐसी करिए कि मुझे ना कुछ हो जाए। तो इसमें इस तरह बताते हैं लोग, ये थोड़ी बताएंगे कि आपको दूसरे के बारे में बता देंगे, या आप इनसे पूछिए तुरंत बता देंगे नहीं साहब ये उसका काम है, तुरंत बता देते हैं लोग। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि एक लंबे दौर में पुलिस सेवा में रहने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी बनानी पड़े? पुलिस में रह के वो व्यवस्था आपने दुरुस्त नहीं कर पाए कि पार्टी बनाना पड़ा?
पार्टी का मेरा उद्देश्य बहुत सीमित है, अलग बुंदेलखंड राज्य को बनाना था। ये ना तो मैं सर्विस में रह के कुछ कर सकता था, तो सर्विस में रह के तो बोल ही नहीं सकते थे, और मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करके भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां इसकी विरोधी हैं अलग स्टेट बनाए जाने के। तो मैंने काफ़ी दिन देखने के बाद, लगभग सभी पार्टियों से बात करने के बाद, एकदम साफ मना कर देते हैं लोग जो हैं, तब करने के बाद मैंने ये शुरुआत किया जो है, और मैं अकेला इसको शुरू कर रहा हूँ कि इसको बने। अगर मैं तो कहता हूँ बीजेपी को कि भाई आप इस पोजीशन में हैं कि आज अलग स्टेट बना सकते हैं, आप स्टेट बना दीजिए, हम आपका यशोगान करेंगे, हम आपका बधाई देते हुए घूमेंगे पूरे क्षेत्र में। अच्छा, आप ही की सरकार बनेगी, वहाँ मेरी सरकार थोड़ी बन जाएगी, मुझे थोड़ी कुछ मिलना है उसमें। जो छोटा राज्य बना देने पे आर्थिक संकट भी तो उस पे होगा, वो कैसे सरवाइव करेगा? वो सब सर्वाइव कर, जैसा भी कर रहा है वो सब करेगा, वो सर्वाइवल कोई बात नहीं होती है। ये तो वही बात हुई चर्चिल कहा करते थे कि हिंदुस्तान को आज़ादी दे देंगे तो वहाँ एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं बचेगा जिसमें टैक्स न लग जाए, और रोग्स, रास्कल्स एंड फ्री बूटर्स राज करेंगे, ये कहा करते, चर्चिल कहा करता था। वही बात हमारे लोग कहने लगे जो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जब तक आप छोटे स्टेट नहीं बनाएंगे तब तो लोगों की आकांक्षा क्या होगा? बुंदेलखंड की आवाज ही नहीं कोई यहाँ पे। आधा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में चला गया, आधा यूपी में आ गया, न वो सुनते हैं न ये सुनते हैं। बुंदेलखंड में कोई योजना ऐसी नहीं बन रही जो वहां के लाभ के लिए हो। इस सरकार ने 8-10 हज़ार करोड़ रुपए लगा दिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने में, पूरा भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हो गई, बुंदेलखंड का कोई लाभ तो उससे हुआ नहीं। ये बहुत शानदार बात, एक पैसे का फायदा हुआ तो मुझे को बताएं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्यों इतना अधूरा सा लगता है? अधूरा तो इसलिए है कि वो उसको बीच में खत्म कर दिया गया। अगर उसको कहीं इलाहाबाद से या सतना से जोड़ा जाता तो ज्यादा कंप्लीट होता। एक्सप्रेसवे भी उतना शानदार नहीं जितना यमुना और नहीं, उसकी क्वालिटी बड़ी खराब है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं थी वहां पे, उसमें ट्रैफिक ही नहीं है। आपने क्यों उसको बनाया? पैसा, वो पैसा लगा देते अगर जल व्यवस्था में तो वहां किसानों की आमदनी डबल हो जाती। जल व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसमें 1.5 साल के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है? टोल बैरियर तक जो उसमें लग रहा है वो बाहर की कंपनी को टोल मिला हुआ है। बुंदेलखंड का आदमी का चौकीदारी करे खाली जो है, टोल बैरियर में चौकीदारी कर रहे हैं लोग हमारे यहाँ के बैठ करके। ये अलग बात है, वो भी घाटे में जा रहा है क्योंकि गाड़ियां नहीं है उसमें। कौन जाएगा वहां बताइए? थोड़े बहुत पिकनिक मनाने वाले जो चित्रकूट जाना चाहे वो जा सकते हैं उसमें, और वहां कौन जाएगा? वहां इकोनॉमी क्या है? गलत योजनाएं बनती हैं, इसलिए गलत योजना में यही हाल मध्य प्रदेश का है। सबसे खराब दो, एक मराठवाड़ा में और एक छतरपुर में जल का स्तर इंडिया में सबसे खराब है। ये जवाब है जो लोकसभा में सरकार ने दिया है। पानी के आप कुछ नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं ला देंगे ताकि कमीशन खोरी हो, भ्रष्टाचार हो, जनता को कोई फायदा नहीं उससे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से रंच मात्र फायदा नहीं है। हजारों लोग भूमिहीन जरूर हो गए लेकिन फायदा कुछ नहीं किसी को। यही पैसा लगा देते आप, तालाब बनते, बंधे बनते, डैम बनते, किसानी को सिंचाई होती, लोगों की आमदनी बढ़ती, तो इंडस्ट्री शुरू हो जाती, थ्रेसर आने लगेंगे, कल्टीवेटर बनने लगेंगे, कितना चेन रिएक्शन, कृषि से कितना उद्योग चलने लगता है। लेकिन वो नहीं, कृषि पे ध्यान ही नहीं देना है। ये बेतवा केन लिंक जो है 5-6 साल से एक फाड़ो नहीं लग रहा है उसमें अब तक। अभी कल परसों मैंने पढ़ा था कि अब जाके उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिली है। दोनों तरफ इन्हीं की सरकार है, इसी पार्टी की। बुंदेलखंड कोई प्रायोरिटी थोड़ी है। अगर वो बन गया होता तो लाखों हेक्टेयर की सिंचाई हो रही होती। नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, घोषणा करके प्रचार कराएंगे, काम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने देखा कि ये तो प्रायोरिटी बनेगा ही नहीं कभी भी। यानी सरकार बस सत्ता में रहना चाहती है, काम नहीं करना चाहती आपके हिसाब से? आपको मिसयूज करना चाहते हैं खाली उनका। 19 सीटें हैं हमारे बुंदेलखंड की विधानसभा में, 403 में 19 के तो कोई पूछते नहीं है ना। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधियों, तो जनप्रतिनिधियों को सुध क्यों नहीं है इस बात की? क्या करें, बोल नहीं सकते। वो आपकी पार्टी विरोधी है तो आप कैसे बोलेंगे? आपकी पार्टी छोटे राज्यों के विरोधी है, आप नहीं बोल सकते। अखिलेश जी विरोधी थे, इस चुनाव में थोड़ा बहुत ठीक बोले थे, लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हैं अभी भी। क्या लगता है कि अगर अखिलेश जी अगर आपके बात को बुलंद करते हैं तो आपकी पार्टी उनके साथ जाएगी? आप उनके साथ मंच पे दिखेंगे? मेरी पार्टी किसी के साथ जाने की पोजीशन में नहीं है, ध्यान रखिए। देखिए, मैं अभी, मेरा समझ लीजिए कि इनिशियल स्टेज है। हाँ, बहुत इनिशियल है। मेरी पहुंच अभी मुश्किल से वोटरों में थोड़ी बहुत होगी, लेकिन मैं इस पोजीशन में अब हूँ कि हमारी पार्टी जो इस पोजीशन में आ रही है कि हराने जिताने की पोजीशन हम लोग आ जाएंगे 27 तक।
यानी 27 में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर 27 बन में जाएंगे हम बुंदेलखंड एरिया में। बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो अब चलते चलते अब आखिरी सवाल आपसे कि ऐसा क्या पुलिस को करना चाहिए जिससे पुलिसिंग बेहतर हो सके? देखिए, पुलिस को नंबर 1 व्यवहार अपना ठीक, कर्टसी से काम करिए, और दूसरा नियम और जो कानून पढ़ाया गया, जो ट्रेनिंग में सिखाया गया, उस पर काम करिए। किसी के दबाव पे काम बिल्कुल मत करिए। 2 काम अगर करेंगे, पुलिस की इमेज अच्छी होगी, पुलिस को सहयोग मिलेगा, लोगों का केस वर्कआउट होंगे, अपराध कम होंगे, हर तरह से लाभ होगा इसको। पूरे दुनिया में पब्लिक कोऑपरेशन से ही पुलिसिंग हो रही है। कंसेंसुअस पुलिसिंग, ये एक वर्ड यूज किया गया था दुनिया में। आज लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड का नाम क्यों है? इसलिए कि वो पब्लिक से तमीज से बात करते हैं, सर करके बोलते हैं उनसे, बच्चों की हेल्प करते हैं। किसी कोई बात हो, लोग तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आ जाती है, उनको हेल्प करती है। आज आप जो है, जब तक मुसीबत ना आ जाए, आपको लगे ना कि कुछ नहीं होता, तो आप पुलिस को फोन नहीं करेंगे। एकदम नहीं। आपको अकेले में कोई पुलिस वाला मिल जाए, आप सबसे पहले कल्टी आप घबरा जाएंगे, आप सुरक्षित महसूस नहीं करते पुलिस को देख करके। पुलिस को देखते ना, अगर रात के 12 बजे हम लेट नाइट शो देख के आ रहे हैं, अगर परिवार में आपकी बीवी और आपकी बहन आपके साथ है, पुलिस देख लिए तो आप सोचेंगे रास्ता बदल दो, आप नर्वस हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पैसा मांगेंगे, परेशान करेंगे। यही मैं कह रहा हूं कि आप अपना आचरण ठीक नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। मैं एक बात हमेशा कह देता हूं, इस बात को आप रखिएगा इसको, कि 1927-28 के पास जो है, मिदनापुर एक जिला, इस समय जिला है, वहां पे 3 कलेक्टरों का मर्डर हुआ था, एक के बाद एक, जिसको आजकल बैक टू बैक कहा जाता है। 3 मर्डर हुए थे, लेकिन किसी अभियुक्त तो घर नहीं गिराया गया, किसी अभियुक्त का एनकाउंटर नहीं हुआ फर्जी, किसी अभियुक्त के परिवार वालों को थाने में बैठाया नहीं गया। आप पढ़ लीजिए, चीफ जस्टिस का मर्डर हुआ वहां, गवर्नर जनरल, वाइसराय का मर्डर हुआ, लॉर्ड मेयो का मर्डर हुआ। ये सब तमाशे नहीं होते थे। ये तब की बात है जब हम गुलाम थे। जब आप गुलाम थे, आप बादशाह के अंडर में थे, कोई सुनने वाला नहीं था। तब ऐसा नहीं और हुआ। जब उस समय तो आईपीसी भी काम नहीं करती थी। जो है, कल ही मैंने डाउनलोड किया है कि कितने पुलिस अधिकारी मारे गए, एसपी, डीएसपी, कितने मारे गए जो है 90 साल में अंग्रेजों के। ये कभी नहीं होता था। बताइए, कोई पूरे आजादी के आंदोलन में, जबकि क्रांतिकारियों ने इतनी हिंसक कार्रवाइयां की, कोई फर्जी एनकाउंटर का आरोप है कहीं? बताइए। आप अंग्रेजों को कॉलोनियल कह के अपना चेहरा साफ करना चाहते हैं? आपका चेहरा खराब है उनसे, आप अपना चेहरा धोइए। वो दूसरे थे, कहीं और से आए थे, तब उनकी व्यवस्था अच्छी थी। वो आपको इंफीरियर मानते थे, आपको असभ्य मानते थे, वो तानाशाह थे, फिर भी व्यवहार बेटर था। और ये आप हमारे अपने हो कि आप हमारे अपने हैं, फिर भी व्यवहार अच्छा नहीं। बदतमीजी की बातें करते हैं, कहते हैं कि साहब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। कोई भाषा बोले, आप वही भाषा बोलेंगे जो हमने आपको कहा है। हम मालिक हैं, हमने ऐसा होता क्यों नहीं है? हमने कानून बना के दिया है, आपको यही भाषा बोलनी है, आप दूसरी भाषा नहीं बोल सकते। आप औरंगजेब बादशाह नहीं है, आप हमारे कारिंदे हैं, ये मत भूलिए कभी। अच्छा, ये आप अब कह रहे हैं, ये अगर थोड़ा एक बार कुछ दिन पहले अगर जब आप डीजीपी रहते हो एक बार कह देते अच्छे से, पहले कई मामला और सेट रहता। मैंने पहले दिन की इंटरव्यू में यही बात कही है। हाँ। मेरे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे, मैंने पहले दिन कही है। ट्रेनिंग में मैंने ये मैनुअल्स में लिखा है, वो सब मौजूद है अभी भी। प्रिंसिपल साहब ट्रेनिंग मैंने एक जारी किया था, और एक पुलिस आचरण की सिद्धांत जारी की थी, वो किताबें हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको भी दे दूंगा। नहीं, मैंने आपका दौर देखा और जब मुझसे पूछा, आपको डीजीपी रहते बनने पे जब मुझसे लोगों ने पूछा प्रियोरिटी क्या है आपकी, तब मैंने व्यवहार कहा। मैं कोई पॉलिटिकल करेक्ट बातें नहीं करता, मैं जो महसूस करता हूं अपने अनुभव से और अध्ययन से, मैं केवल उतने बोलता हूं। ये मेरा शुरू से तजुर्बा रहा है, व्यवहार अच्छा रहेगा, पूरा कोऑपरेशन होगा। हम पकड़ के लाते थे मुलजिमों को तो कोई शिकायत नहीं करता था। 2-3 दिन बाद नेता लोग कहते थे साहब तो काफी दिन हो गए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुलजिम अगर गलत निकला तो जेल नहीं भेजा जाएगा। आज आप पकड़ के लाते हैं, पीटते हैं लोगों को, और मुलजिम अगर गलत निकला तो तमंचा चाकू लगा के जेल भेज देते हैं उसको। ये आपने कहा कि तमंचा और वो रख के जेल भेज देते हैं। अच्छा, आजकल तमंचा वमंचा रखे रहते हैं लोग क्या, पुलिस लोग? और जो गलत लगाते हैं तो रखे रहते होंगे।
नहीं, कई बार देखा रहता है कि जिसमें टिगर नहीं रहता वो बंदूक भी रख दिया जाता है। अब ये तो कोई मूर्ख करेगा इस तरह का काम जो मेरा है। कई मामला आया था। ज्यादातर तो इंटेलिजेंट लोग हैं पुलिस में। तो ये थे पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब, जिन्होंने बताया कि पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए और नायक कैसे होना चाहिए, मुखिया का रोल कैसा होना चाहिए। तो ये आज के हमारे मेहमान बतकही में, और ऐसे ही मेहमानों से आप मिलते रहिए मेरे साथ, ब्रिजेश तिवारी के साथ, रोज बतकही में शनिवार 6 बजे। राम राम।